चलो आजा बेटा। हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। चलो आ जाओ, समझते हैं बेटा क्या होती है गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। याद करो, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हम लोगों ने पहले भी बताया था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, जब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट अपन बोलते हैं तो एक चीज बताओ, गैमीट का फॉर्मेशन सिर्फ मेल में होता है या सिर्फ फीमेल में होता है या दोनों में होता है? दोनों में होता है। तो यहां पे बेटा मेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होगी और फीमेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होगी। अगर मेल गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल गैमेटोजेनेसिस को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम देते हैं। मेल गैमेटोजेनेसिस को अपन क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से किसका प्रोडक्शन होता है बेटा, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है। और ये जो स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होगा ये कहां पे होगा बेटा, ये पूरा का पूरा जो गैमेटोजेनेसिस होता है किस जगह पे होता है बेटा, सेमिनिफेरस टिब्यूल पे होता है। याद करो, अपन पहले भी पढ़ के आए हैं इसके बारे में। कहां पे होगा ये, सेमिनिफेरस टिब्यूल पे होगा। जबकि फीमेल की बात करें बेटा, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं, oogenesis नाम देते हैं। और जब oogenesis की बात करते हैं बेटा तो oogenesis की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte या किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte या ओवम का फॉर्मेशन होता है ये कहां पे होता है बेटा, ओवेरियन फॉलिकल पे होता है। याद करो, अपन पहले से पढ़ चुके हैं। बोलो यार, ये कहां होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, ओवेरियन फॉलिकल पे होता है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं। ये वैसे कि इतने छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये चीजें। आ जाओ नेक्स्ट, इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जब अपन गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं ना, तो ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है बेटा, ये स्टार्ट कब होती है, जब अपनी बॉडी पे क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी आने के बाद क्या स्टार्ट होती है अपनी बॉडी में, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। अब प्यूबर्टी की बात करोगे तो याद करो मैंने क्या बताया था, प्यूबर्टी आने से पहले की जो स्टेज होती है इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज नाम देते हैं। याद करो, और ये जो गैमेटोजेनेसिस चल रही है ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। 3 इवेंट पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले हम लोगों ने 3 फेज भी तो पढ़े थे। याद करो, एक पढ़े थे जुवेनाइल फेज, एक पढ़े थे रिप्रोडक्टिव फेज और एक पढ़ा था एजिंग फेज या सेनेसेंट फेज। तो जब तक प्यूबर्टी नहीं आ रही है, जब तक अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आ रही है, इसके पहले जितना भी अपना फेज चलेगा इसको अपन कौन सी फेज नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज, या इसी को क्या नाम देते हो आप, दूसरा नाम हम लोगों ने इसको नाम दिया था जुवेनाइल फेज को, वेजिटेटिव फेज। अब एनिमल में जुवेनाइल फेज नाम देते हैं और प्लांट में क्या नाम देते हैं अपन, वेजिटेटिव फेज नाम देते हैं। क्लियर। अब यहां पे ये जो प्यूबर्टी की एज होती है बेटा, ये प्यूबर्टी की एज बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो प्यूबर्टी आती है बेटा कब आती है, 14 से लेकर 16 ईयर के बीच में कभी भी आ सकती है। जबकि अपन बेटा अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो प्यूबर्टी आती है ये कब आती है बेटा, 11 से लेकर 14 ईयर के बीच में कभी भी आ सकती है। तो ध्यान से देखो, मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन ही तो है, बोलो यार। और मैंने क्या बताया था, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जुवेनाइल फेज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज सेम हो। हर एक स्पीसीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। और हर एक स्पीसीज या हर एक ऑर्गेनिज्म का इनका रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग हो सकता है, सबकी एजिंग फेज भी अलग हो सकती है। मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये क्या कर जाती है, वेरी करती है। आप यहीं पे देख लो, ह्यूमन की बात कर रहे हो ना, तो मेल में प्यूबर्टी कब आ रही है बेटा, 14 to 16 ईयर पे आ रही है। मेल में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं इस समय फीमेल में प्यूबर्टी चल रही होती है। तो आपको यही लग गया होगा कि दोनों के जुवेनाइल फेज क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं।
क्लियर। अब ये जो बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे आता है, क्वेश्चन आता है सर क्या गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के पहले नहीं हो सकता क्या? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। उसका रीजन याद करो, हम लोगों ने ग्लैंड की बात की थी बेटा, पीनियल ग्लैंड, याद आ रहा है? ये जो पीनियल ग्लैंड होती है बेटा, यहां से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन नाम देते हैं। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं? एंटीगोनेडल हार्मोन। बोलो यार, ये क्या होती है? मेलेटोनिन एंटीगोनेडल हार्मोन होती है, जो किसके एंटागोनिस्टिक होती है बेटा? जीएनआरएच के एंटागोनिस्टिक होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से लेकर 7 ईयर तक क्या होता है? पीनियल ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। अब 7 ईयर तक जब पीनियल ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, तो एक चीज बताओ, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा या कम होगा बेटा? ज्यादा होगा। अरे जब तक पीनियल ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन कर रही है तब तक मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा। और अगर मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, इसके वजह से जीएनआरएच का लेवल क्या होगा बेटा? कम होगा। लेकिन जैसे ही अपनी 7 ईयर की एज कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही क्या होता है बेटा? पीनियल ग्लैंड के अंदर किसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? ब्रेन सैंड या एसर वोलाई नाम देते हैं। कुछ याद आ रहा है? ये अपन ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ा था। पीनियल ग्लैंड में आफ्टर द 7 ईयर, जैसे अपनी 7 ईयर एज कंप्लीट हो जाती है बेटा, तो 7 ईयर के बाद इसमें किसका डिपोजिशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डिपोजिट होने लगते हैं, जिसको अपन ब्रेन सैंड या एसर वोलाई नाम देते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पीनियल ग्लैंड में डिपोजिट होने लगेंगे, तो एक चीज बताओ, पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटता जाएगा। और पीनियल ग्लैंड का फंक्शन घटेगा, इसका मतलब मेलेटोनिन का सिक्रीशन क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। और अगर मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम होगा, इसके वजह से जीएनआरएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये होते होते कितना टाइम लग जाता है? मेल में बेटा 14 to 16 ईयर का टाइम हो जाता है, और फीमेल में कितना टाइम लग जाता है? 11 to 14 ईयर का टाइम लग जाता है। जैसे ही मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम, वैसे ही जीएनआरएच का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और जिस दिन जीएनआरएच का लेवल ज्यादा हो गया, इसके वजह से और कौन सा हार्मोन बढ़ेगा बेटा? एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बढ़ेगा। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? प्यूबर्टी स्टेज नाम देते हैं। अरे जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन शुरू हो गया, तो इसी को क्या नाम देते हैं अपन? प्यूबर्टी स्टेज नाम देते हैं। क्लियर है? आ जाओ, अब समझ में आ प्यूबर्टी की कहानी? आ जाओ अब यहां पे। सबके लिए होता है, पूरे ह्यूमन के लिए। ये एवरेज टाइम पीरियड, जब भी आप टाइम पीरियड की बात करते हो, ये एवरेज होता है बेटा, कभी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। क्लियर? आ जाओ, अब जब अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए बेटा कुछ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हार्मोन प्रॉपर सिक्रेट होंगे तब जाके गैमेटोजेनेसिस होगी, वरना गैमेटोजेनेसिस अपनी नहीं चल पाएगी। तो गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से अपने को हार्मोन चाहिए? एक चाहिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहां से रिलीज होती है बेटा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होती है। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से किसका सिक्रीशन होता है बेटा? एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन होता है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे डरी डरी शकल देख रहे हैं, जिनको कुछ हवा नहीं लग रहा ये क्या चल रहा है। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया होगा, तो इसके आगे की पूरी चैप्टर तुमको इसमें कुछ हवा नहीं लगने वाली है। ये मैंने उसी समय आपको बताया था कि अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन में थोड़ी सी भी आपको लापरवाही हुई, और खासकर जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इतने में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, मेस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि असली कहानी अब इन्हीं की चलने वाली है बेटा। पूरी मेस्ट्रुअल साइकिल इसी पे चलेगी। इसलिए मैंने वहीं पे बताया था, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन खुद केमिकल कोऑर्डिनेशन लेके आएगी। मैंने ये भी बताया था नीट के लिए बेटा इतना इंपॉर्टेंट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। 4 क्वेश्चन केमिकल कोऑर्डिनेशन से आते हैं, 3 से 4। और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ये खुद 4 से 5 क्वेश्चन की हिम्मत रखती है। कभी कभी तो 6-6 क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर से। और मैंने ये भी बताया था, अब जितने टॉपिक पढ़ोगे सब इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगी। इवोल्यूशन 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगी। बायोटेक 10 से 12 क्वेश्चन लेके आएगी। पिछले 3 साल का इतिहास उठा के देखो, मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन बायोटेक से आया है।
हैं? 22 में कम आया था। कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। इससे पहले साल वाले में 12 क्वेश्चन थे। तो 12 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? 8 क्वेश्चन, चलो 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर का 5 क्वेश्चन मान लो बेटा, 20 नंबर सीधा। समझ में आया? और 20 नंबर बढ़ना मतलब समझ रहे हो कितना रैंक बढ़ना? कम से कम एक नंबर पे बेटा 2000 बच्चे होते हैं हर एक मार्क्स पे। आप गेस करके देख लो, 20,000, 20 नंबर बढ़ना मतलब 40, सीधा सीधा 40,000, उससे भी ज्यादा हो सकता है। 40,000 रैंक का अंतर, सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो तो एक नंबर से डिसाइड हो जाता है, वो तो एक नंबर से। जैसे एक बार अभी रिसेंट में, पिछले 2 साल पहले यूपी की मेरिट गई थी 604, और 604 पे भी 1800 बच्चे थे। उसमें से 450 बच्चों को कॉलेज ही नहीं मिला। 604 पे ही सिलेक्शन खत्म हुआ, और 604 पे भी सबको नहीं मिल पाया। सीट भी तो होनी चाहिए भाई। 604 पे एक मार्क्स पे 1800 बच्चे थे 604 पे। अब तुम गेस करके देखो, उतनी सीट ही नहीं थी, ले दे के शायद 1500 सीट ही बची थी या 1460 और सीट बची थी, तो उतने में ही खत्म हो गई। ये होती है बेटा मार्किंग। ये तो तुमको ऐसा लगता होगा अरे 4 क्वेश्चन कौन सी बड़ी बात है, एक मार्क्स पे 604 पे ही सब कॉलेज नहीं पहुंच पाए थे, और यहां तो 20 नंबर मतलब समझ रहे हो, सिलेक्शन की लिस्ट में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं डायरेक्ट। वो तो एक नंबर का खेल हो जाता है वहां पे। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए मैंने बताया था जो चैप्टर मैंने बोल दिया इस पे बहुत फोकस करना, मतलब उस पर फोकस करना है, ये याद रखो। आ जाओ, क्योंकि मैंने देखा जब मेलेटोनिन जीएनएआरएच चला, आधे लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसी कोई चीज अपन पढ़ के नहीं आए। कुछ समझ में आया तुम्हें? सर कौन सा पूछने वाले हो? आ जाओ, देखो कुछ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच, ये 3 हार्मोन कंपलसरी हैं, तब जाके गैमेटोजेनेसिस चल सकती है। इसके अलावा कुछ बेटा विटामिन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और विटामिन 2 चाहिए होते हैं, एक चाहिए विटामिन ए और एक चाहिए विटामिन ई। अगर इन दोनों विटामिन में से कोई से विटामिन की कमी हो गई तो प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। उसका रीजन, क्योंकि हेल्दी गैमीट कौन बनवाएगा बेटा? विटामिन ए बनवाएगा, राइट। और याद करो विटामिन ए किस काम में आता है बेटा, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये होती है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि आपके जो स्टेराइल कंडीशन है उसको कौन रोकेगा बेटा? विटामिन ई रोकेगा। अगर विटामिन ए की कंडीशन आ गई, मिल्क कैसा हो जाएगा बेटा? स्टेराइल हो जाएगा, प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। क्लियर? ये तो हुई कुछ रिक्वायरमेंट की बात। आ जाओ, अब जो अपनी बॉडी में गैमीट फॉर्मिंग सेल होते हैं बेटा, इस गैमीट फॉर्मिंग सेल को अपन क्या नाम देते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम देते हैं। अपनी बॉडी में जो गैमीट का फॉर्मेशन करेगी उस सेल को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम देते हैं। आज अब ये क्या होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, आपने पढ़ा है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम को दूसरा नाम क्या नाम देते हैं? जर्मिनल इपिथीलियम। याद आ रहा है? याद करो, मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है लाइंड होता है 2 टाइप की इपिथीलियम से, एक होता है हमारा क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम और एक होता है कॉलुमनर इपिथीलियम। तो जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम मैंने आपको बताया था वो क्या है? बेसिकली स्पर्मेटोगोनियन सेल, जो कि मियोसिस करके क्या बनाएगी? स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। और याद करो जब फीमेल ओवरी पढ़ा था तो फीमेल ओवरी की जो लाइनिंग है कौन बनाती है? सिंपल क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम ही तो बनाती है। तो ये दोनों जो इपिथीलियम यही क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का मतलब यही वो सेल है बेटा जो आगे चल के क्या करेंगी? मियोसिस डिवीजन करेंगी और क्या कराएंगी? गैमेटोजेनेसिस कराएंगी। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है बेटा, इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन कभी भी गोनाइड्स में नहीं होती है। याद करो, आपने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती है जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समय टेस्टिस बनती कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में बनती है। लेकिन 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस वहां से कहां डिसेंड होकर कहां आती है? स्क्रोटम में आती है। याद आ रहा है? नहीं याद आया? कब पढ़े थे?
अभी तो पढ़े थे यार रिसेंट में, है ना। तो जैसे टेस्टिस की ओरिजिन बेटा हमारी गोनेट्स में नहीं हो रही थी, उसी तरह बेटा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन भी कभी गोनेट्स में नहीं होती। आपने पढ़ा होगा एक होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसको अपन नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई, यॉर्क सैक, एलेंटोइस, पढ़ा है आपने। तो जो यॉर्क सैक होती है बेटा, यॉर्क सैक की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या बनती है अपनी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनती है 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और जैसे ही 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इंटर करते हैं, तुरंत प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एक यॉर्क सैक से मूव करके कहां पहुंचती है, गोनेट्स में पहुंचती है। मेल में पहुंचेगी टेस्टिस में और फीमेल में पहुंचेगी ओवरी में। क्लियर है। ये सारी की सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हालांकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ओरिजिन कैसे होगी, कब आएगी, ये सब आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। क्लियर। आ जाओ, अब यहां पे जब हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करते हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है बेटा, गैमेट फॉर्मिंग सेल। असली कहानी इन्हीं से शुरू होगी अपनी। क्लियर। अब अगर गैमेटोजेनेसिस की अपन बात करें बेटा, अपनी जो गैमेटोजेनेसिस होती है ये डिवाइडेड होती है कितने फेज में, 3 फेज में डिवाइडेड होती है। याद रखना, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेज में चलती है, 3 फेज में चलती है। इसमें जो पहली फेज होती है बेटा, इस फेज को अपन क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज नाम देते हैं। फर्स्ट फेज को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज नाम देते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, ग्रोथ फेज नाम देते हैं। और ग्रोथ फेज के बाद जो अपनी तीसरी और आखिरी फेज आती है, इसी को क्या नाम देते हैं अपन, मैच्योरेशन फेज नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा, मैच्योरेशन फेज नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो तीनों फेज चल रही हैं, इन तीनों फेज की एक खासियत होती है बेटा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी अपने वर्टिब्रेट्स होते हैं, सबके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, ये शॉर्टेस्ट फेज होती है मोस्ट ऑफ द मेंबर में। कुछ लोगों में ऐसा होता है जो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ फेज लॉन्ग होती है। बाकी ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो मैच्योरेशन फेज होती है कैसी होती है बेटा, लॉन्गेस्ट फेज होती है। जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है उसको क्या नाम देते हो बेटा, मैच्योरेशन फेज नाम देते हैं। क्योंकि ये मैच्योरेशन फेज रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हैप्लॉइड स्टेज के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हैप्लॉइड स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हैप्लॉइड स्टेज का मतलब क्या है, आ जाओ समझते हैं। ध्यान से देखो, अपन कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, बोलो यार, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, वेरी गुड। अपन कैसे है बेटा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। और गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या गैमीट्स कभी डिप्लॉइड हो सकती है, नहीं। तो अगर डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कराते हो, माइटोसिस डिवीजन या मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन कराओगे। तो एक चीज बताओ, हैप्लॉइड स्टेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अपनी मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा, राइट। और ये मियोसिस आप भी जानते हो बेटा, मियोसिस कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, 2 स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, मियोसिस फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट। आप जानते हो बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, इसी में हमारी डिप्लोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, पता नहीं क्या क्या आ जाती है, मुझे नहीं पता, ऐसी गरीबी वाली चीज मैं नहीं याद रखता। क्लियर। ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे स्टेज किस पे आपको देखने को मिलेंगे, मैच्योरेशन फेज में। इसीलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, लॉन्गेस्ट फेज नाम देते हैं। क्लियर। आ जाओ, जब अपन ह्यूमन की बात करते हैं ना, एक चीज बताओ, जो ह्यूमन होता है बेटा, ह्यूमन के अंदर कितने पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। आ जाओ, ये लो बेटा, 23 पेयर अपने पास क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पक्की बात है ये, किसी के अंदर इसमें कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, अपना अपना देख लेना। आ जाओ, इसमें जो 23 पेयर की कहानी है, जो अपने बेटा 22 पेयर होते हैं, इसको अपन क्या नाम देते हैं, ऑटोसोम नाम देते हैं, यही तो नाम देते हो ना। और अपना जो 1 पेयर होता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, एलोसोम नाम देते हैं, यही नाम देते हो। और एलोसोम को दूसरा क्या नाम देते हो बेटा,
सेक्स क्रोमोसोम नाम देते हैं। क्लियर? भाई जो बीमारी अपनी इसके अंदर हो जाए 22 पेयर के अंदर, उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नाम देते हैं। और जो हमारा 1 पेयर के अंदर हो जाए उसी क्या नाम देते हैं बेटा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नाम देते हैं उसको। बोलो यार, जैसे आपने पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये क्या है बेटा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना? आपने पढ़ा होगा बेटा एक हमारी बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, 21 की ट्राइसोमी, है ना? एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, सब किस में आते हैं बेटा? 22 में आते हैं अपने। एल्केप्टोन्यूरिया, फिलाइन कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये सब किस में आते हैं बेटा? सारे के सारे ऑटोसोमल हैं अपने। क्लियर? तो यहां पे ये जो अपने 1 पेयर होते हैं ना, देखो ये 22 पेयर से अपनी कोई कहानी नहीं चलती। असली कहानी किससे चलती है? 1 पेयर से चलती है। राइट? 22 पेयर, भीड़ में क्या इससे नहीं मतलब है बेटा, दुनिया में जो अलग है उसी से पूरी कहानी चलती है। यह हकीकत बात है। इसलिए कभी भी भीड़ की वजह मत, हमेशा भीड़ की वजह बनना सीखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। आ जाओ, एक पेयर में कहानी बदल जाएगी। ध्यान से देखो, मेल जो होता है कैसा होता है बेटा? XY होता है, पक्की बात। और फीमेल कैसी होती है? XX। याद रखना, दूर रहना महिलाओं से, 2 X लगा हुआ है बेटा, इसलिए 2 बार तो X बन चुकी होंगी किसी की। नहीं समझ पाए? जाने दो। समझ गए ना? हाँ, इसलिए दूरी मेंटेन करके रखना, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आ जाओ, देखो अब यहां पे मेल जो है बेटा XY है, फीमेल कैसी है? XX। कैसी? हेट्रोगैमेटिक या होमोगैमेटिक? होमोगैमेटिक। मेल कैसा है बेटा? हेट्रोगैमेटिक। तो एक चीज बताओ, अगर बेबी पैदा होगा, सन होगा या डॉटर होगा, मम्मी डिसाइड करेंगी या पापा डिसाइड करेंगे? ये सारे डिसीजन किसके होते हैं? पापा के होते हैं। बाप बाप होता है, सही बात है। आ जाओ, सेक्स ऑफ बेबी कौन डिसाइड करता है बेटा? पापा डिसाइड करते हैं। ये लो, डिसाइडेड बाय पापा। अबे कम भक्तों, चलो, किसी भी बेबी का सेक्स कैसा होगा, सन होगा या डॉटर होगी, ये डिसाइड करते हैं पापा अपने। एक बार यही मैंने अपने पापा को बोल दिया, एकदम सच में। हमने कहा आज मैं जो कुछ भी हूं ना आपकी वजह से हूं। तो वो कह रहे इसमें कौन सी नई बात है, मैं तुझे पढ़ाता ही नहीं तो तू यहां तक ना पहुंच पाता। हमने कहा यार ये हमारी मेहनत का क्रेडिट ये क्यों चेप लेते हैं हमेशा। हमने कहा आप लाख पढ़ा दो, हम ही ना पढ़े होते तो क्या कर लेते आप? भाई आप लाख पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ेंगे तो आप जबरदस्ती कर लोगे क्या? वो अपनी हमारी सारी मेहनत का क्रेडिट बुड्ढा अपना खुद लेता है, हकीकत बात है ना? तो हमने कहा मैं उस नजरिए से नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा जो मैं पैदा हुआ हूं ना उसके जिम्मेदार आप हो। कह नहीं यार, भाई मम्मी भी जिम्मेदार हैं। हमने कहा जो बच्चा आता है, लड़का आएगा कि लड़की, ये पिताजी डिसाइड करते हैं। कह हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो मैंने क्या उनको बहुत प्यार से ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए। अब इतना नहीं समझाया, उनको इतने में ही खिलवाया। तो हमारी मम्मी बैठी हुई थी करी, पिताजी कहे हमें नहीं पता था यार ऐसा होता है। तो हमने उनको बताया, मम्मी कह रही है अगर बेटा हम ही ना होते तुम्हारे पापा क्या कर लेते। हमने कहा तुम थी तभी तो हम आ गए, तुमको नहीं होना चाहिए था। उस दिन मुझे जिंदगी की जो सच्चाई पता चली, 1 हफ्ते के लिए मैं शॉक में चला गया था, क्योंकि मैं अनवांटेड हूं। हकीकत है, ये कोई स्टोरी नहीं है बेटा, मैं अनवांटेड हूं, एकदम सच्चाई है ये कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाया था कि तुम अनचाहे हो बेटा, तुमको कभी कोई नहीं चाहता था। तो मुझे लगा कि यार ये हमारी दादी ना हमको चेपती है खाली, है ना, वो खाली हमको बेवकूफ बनाती है, हमें यही लगता था। लेकिन उस दिन मम्मी पापा ने मुझे बताया सारी कहानी। उस दिन तो मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने बाप से नफरत हो गई थी, सच में। वो कह रहे एक्चुअली मैं तुम्हें चाहता ही नहीं था। हमने कहा क्यों? कहे एक्चुअली जब तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई तो 1 महीने के बाद पता चल गया हम लोग को कि मम्मी तुम्हारी प्रेग्नेंट है, तो हम लोग एबॉर्शन करने जा रहे थे। हाँ, तो तुम्हारी दादी उस समय थी, भाई दादी उस समय जिंदा थी, दादी तो हमारे सामने मरी है। तो दादी ने कहा कि अगर तुमने एबॉर्शन किया तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो दादी ने तो बचा लिया हमें,
लेकिन बाद में जब मेरे मम्मी पापा ने बताया, हमने कहा यार तुम लोग इतने गिरे हो गए थे, मैं आने के लिए तैयार था, तुम लोग लाना नहीं चाहते थे, है ना। तो वो लोग कहे क्या करे, 2 बच्चे थे उन्हीं को संभाल लेते इतने बहुत, लेकिन तू जबरदस्ती आ गया। हमने वहां कुछ बोल नहीं सकते, जबरदस्ती क्या आ गया, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तुम लोग, हैं। उस समय तो बड़ा मजा आ रहा होगा, और आ गए तो कह रहे हो जबरदस्ती आ गए। मैंने एप्लीकेशन भरा था कि मुझे ले आओ। भाई मैंने कोई पहले से तुमको एप्लीकेशन फॉर्म दिया था कि मेरी भी जरूरत है दुनिया में, लेके आओ। भाई तुमने 2 मिनट के मजे के चक्कर में हमारी जिंदगी नरक कर दी। अब बताओ, हम दुनिया में आए इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, ये एक रात सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। उस दिन ऐसा कुछ न किए होते तो ऐसा कुछ ना होता। उस समय तो नहीं समझ में आया होगा, उस समय लगा नहीं हट जाओ, जो हो रहा है होने दो अभी। बताओ, अब कह रहे मैं तुमको चाहता नहीं था, ये क्या तरीका होता है यार? ऐसे किसी बच्चे को कह दोगे उसका दिल टूट जाएगा, हालांकि मेरे पास तो है ही नहीं, तो टूटेगा क्या, है ना। मैं यकीन मानो 1 हफ्ते तक मैं अपने फादर से बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा यार ये मेरी कहानी दादी सुनाती थी, मुझे लगता था ये फेक कहानी है, लेकिन जब मेरे फादर बताए तब मैं कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे लगा ये लोग मजाक कर रहे होंगे। फिर मैंने अपने बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से पूछा कि सच है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तुझे कोई नहीं चाहता था। हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता, तुम चाहो ना चाहो हम तैयार है, तो हम आएंगे बाहर। अब कॉमन सी बात है, तो आए। और अक्सर करके हमने ये सुना है, हमने इसे कहीं पढ़ा था कि जितने भी बच्चे अनचाहे होते हैं वही घर की जिम्मेदारियां चलाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अब तो सर हम भी अनचाहे ही हो गए। तुम तो अनचाहे नहीं हो ना, पता ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि तुम अनचाहे हो। आ जाओ, चलो, कुछ समझ में आया? अब ये मत कहना सर समझ में आ गया कि अपन चाहे हुए हैं एकदम से। यहां की कहानी देखो, सन होगा या डॉटर होगा ये कौन डिसाइड करता है? पिताजी डिसाइड कर, पापा डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो पापा डिसाइड करते हैं, बस बाबूजी डिसाइड करते हैं सबसे शुद्ध। ठीक है, आ जाओ। देखो, अब ऐसा नहीं कि बाबूजी ने प्लानिंग कर लिया एक बेटा और एक बेटी, तो ऐसा नहीं बस एक बेटा और एक बेटी आ जाएगी, ये बाबूजी के भी हाथ में नहीं होता। एक्चुअली बाबूजी के कांड में हिम्मत होती है पूरी, है ना। और कैसे हिम्मत होती है, आ जाओ अब तुमको दिखाते हैं बाबूजी का हिम्मत। चलो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो अब तक में समझ में आ गया ना, क्या ओवम का बनना, स्पर्म का बनना। आ जाओ, चलो, कहानी अपनी शुरू होती है वहां से जब जिंदगी में कोई नहीं आया था। भाई कोई नहीं आया था तभी तो गैमिट बनाओगे। आ जाओ, तो सबसे पहली जो सेल आई उसको अपन नाम देते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तुम्हारे सामने लिखा गया है, गैमिट फार्मिंग सेल को क्या नाम देते हो? प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम देते हैं। अब ये जो मेल होता है बेटा, मेल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आगे चल के मेल में बेटा ये कन्वर्ट होती है एक सेल में, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनियम नाम देते हैं। ये किस में कन्वर्ट होती है? स्पर्मेटोगोनियम सेल में कन्वर्ट होती है। और जब ये स्पर्मेटोगोनियम सेल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट होती है, ऐसा नहीं कि बच्चा आज पैदा हुआ, आज का प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स चली गई स्पर्मेटोगोनियम में, नहीं। जब बेटा प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने के बाद क्या होती है? जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है। जब जीएनआरएच का सिक्रीशन बढ़ेगा उसके वजह से प्राइमोर्डियल जर्म सेल धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्पर्मेटोगोनियम में। इसके आगे की कहानी, स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या होती है? मेल जर्म सेल, जिसको गैमीट फार्मिंग सेल नाम देते हैं। अब यहां से असली कहानी शुरू होगी बेटा। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम में बनी, यही स्पर्मेटोगोनियम क्या स्टार्ट करेंगी बेटा? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट करेंगी। क्या स्टार्ट करेंगी? माइटोसिस डिवीजन। अब आप बताओ, माइटोसिस डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होती है या रिडक्शनल डिवीजन होती है? इक्वेशनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, लेकिन एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगी।
यही तो होता है ना। आ जाओ, जब यहां से माइटोसिस होगा बेटा, इसके वजह से एक बनेगी अपनी स्पर्मेटोगोनिया, तो दूसरी भी क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया ही बनेगी। ये लो, दो दो क्या बनेंगी यहां पे, स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। पक्की बात। अब देखो हमारे बुक वाले क्या करते हैं बेटा, इस स्पर्मेटोगोनिया को अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं अपन ए और इसको नाम देते हैं बी। एज यू विश, आप जिसको जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो। आप इसको मम्मी नाम देना चाहो दे दो, पापा नाम देना चाहो दे दो, चाहे जो दे दो, लेकिन दोनों को बस अंतर करने के लिए नाम दिया जाता है। क्योंकि आप भी जानते हो कि माइटोसिस डिवीजन से सेम सेल बनते हैं बेटा डिवीजन होने के बाद। क्लियर। अब एक चीज बताओ, जब स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया बना तो क्या हुआ, इनका नंबर बढ़ा या घटा, बोलो यार। नंबर बढ़ रहा है, इसी को क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज नाम देते हैं। अरे एक स्पर्मेटोगोनियम से दो स्पर्मेटोगोनिया बनी ना, तो इसको कौन सी फेज नाम दोगे आप, मल्टीप्लिकेशन फेज नाम देंगे। ये लो, इतने से फेज को अपन क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये अपनी पहली फेज होती है बेटा। क्लियर। चलो और आगे चलते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो, अपन ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो हमारी बॉडी की सारी सेल भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। तो अच्छी बताओ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कैसी होगी बेटा अपनी, डिप्लॉइड होंगी। स्पर्मेटोगोनियम सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। जब माइटोसिस डिवीजन हुआ, इक्वेशनल या रिडक्शनल, बोल बेटा, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इक्वेशनल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है या अलग अलग हो जाता है, सेम रहता है। तो स्पर्मेटोगोनिया अपनी टाइप ए की बात करें, ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। तो ये भी कैसी होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। क्लियर। ये जो दो दो स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करती है, कोई एक करेगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी इन फ्यूचर के लिए। अब तुम किसको डिवाइड करना चाहोगे, ए को या बी को, ए को। तो देखो मैं पहले बता दूं, आपकी स्वेच्छा, आप चाहे जो एक डिवाइड करना शुरू कर दो, सबका मतलब एक ही होगा। राइट। आ जाओ, ए को अगर डिवाइड करेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगी बेटा, रिजर्वॉयर की तरह काम करेगी। अब रिजर्वॉयर क्यों है, अभी हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। क्लियर। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए बनी बेटा, यहां पे क्या स्टार्ट होगा बेटा, धीरे धीरे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेंगी बेटा, ग्रोथ करना शुरू करेंगी। और अगर किसी सेल की ग्रोथ होती है तो एक चीज बताओ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ये लो, यही स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे बेटा, ग्रोथ करेंगी, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा बेटा, तो एक चीज बताओ, सेल की साइज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। ये लो बेटा, ये जो आपकी छोटी सी सेल डिप्लॉयड नजर आ रही है, ये सेल कैसी हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी। क्लियर। और जब ये सेल की ग्रोथ हो जाएगी, यही स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ होने के बाद जो नई सेल बनती हैं, इसी नए सेल को अपन क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं बेटा अपन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, यहां पे इनका नंबर बढ़ रहा है या साइज बढ़ रही है, बोलो यार, साइज बढ़ रही है। और इसी साइज बढ़ने को अपन कौन सी फेज नाम देंगे बेटा, ग्रोथ फेज नाम देंगे। को अपन क्या नाम देंगे, ग्रोथ फेज नाम देंगे। तो दो दो फेज अपने कंप्लीट हो गए। आ जाओ, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, क्वेश्चन आता है सर क्यों ग्रोथ करवाया या क्यों साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बना, उसका रीजन बता सकते हैं क्या, उसका एक ही रीजन है बेटा। एक चीज बताओ, आगे चल के इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मियोसिस डिवीजन करना है। और मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्या सेल की साइज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अरे भाई, अगर हमने कहा ये 1 मीटर की सेल बनी तो दोनों 0.5 मीटर की बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो अगर यहां पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम रहा तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद जो गैमीट है बेटा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होगी। और अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम तो कभी भी गैमीट हेल्दी नहीं हो पाएगा। हेल्दी गैमीट होने के लिए इसने क्या किया बेटा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा दिया।
क्लियर। अब यहीं पे ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, इसके अंदर स्टार्ट होगा अपना मियोसिस फर्स्ट। कौन सी डिवीजन स्टार्ट होगी बेटा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगी। अब एक चीज बताओ, मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होती है, कौन सी डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? हाफ हो जाएगा। पक्की बात। चलो रिडक्शनल डिवीजन। तो अभी यहां पे 2n लेके चले थे बेटा, अब बोलो 2n जब लेके चले थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहां से बनने वाली जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी वो कैसी होंगी बेटा? n होंगी या 2n होंगी? n होंगी। ये लो, यहां से बनेगी अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये लो, ये तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। ऐसी हमारी क्या बनेगी? एक और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। बोलो। चलो, अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी तो इन सेल की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? दोनों की कैसी होगी? हैप्लॉइड स्टेज में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? दोनों 100% आ जाएंगी। अब देखो, ये जो सेल थी बेटा, यही सेल डिवाइड होकर दो छोटे छोटे सेल बनाई, जिसको अपन ने नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब एक चीज बताओ, मियोसिस कितने फेज में कंप्लीट होती है? दो, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो ये जो अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इसमें अब कौन सी डिवीजन कराओगे बेटा? मियोसिस सेकेंड डिवीजन कराएंगे। और जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन यहां से होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, यहां से क्या बनेगी बेटा? एक बनेगी अपनी स्पर्मेटिड। यहां से क्या बनेगी? स्पर्मेटिड बनेगी बेटा। और इस तरफ भी क्या बनेगी? अपनी स्पर्मेटिड बनेगी। राइट। और ये जब स्पर्मेटिड बनी, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया बेटा? मियोसिस सेकेंड डिवीजन किया। अब एक चीज बता दो, मियोसिस सेकेंड जो होती है बेटा, ये मियोसिस सेकेंड कौन सी डिवीजन होती है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? इक्वेशनल डिवीजन होती है। कैसी डिवीजन होती है बेटा? ये इक्वेशनल डिवीजन होती है। और आप भी जानते हो, जब भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, उसके वजह से बनने वाली जो सेल होती है, उनकी प्लॉइडी क्या होती है? सेम होती है। अगर हमारे इस सेल की प्लॉइडी n थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, तो एक चीज बताओ, स्पर्मेटिड कैसे होंगे? या नहीं होंगे। अगर ये n है तो ये भी कैसा होगा बेटा? n होगा। पक्की बात। एक चीज बताओ, क्या सिर्फ यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करेंगी? नहीं, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो मियोसिस सेकेंड करेंगी। और जब ये मियोसिस सेकेंड करेंगी, इनसे भी क्या बनेगी बेटा? स्पर्मेटिड बनेगी। और क्या बनेगी? इनसे क्या बनेगी? स्पर्मेटिड बनेगी। आ जाओ, देखो, ये जो स्पर्मेटिड बनी बेटा, इसी स्पर्मेटिड को अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्म सेल नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं बेटा? अपन स्पर्म सेल नाम देते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर स्पर्म बन चुकी है, लेकिन ये जो स्पर्म होती हैं बेटा, अभी भी ये कैसी होती हैं? सर्कुलर शेप की होती हैं। सारी की सारी स्पर्म सेल कैसी होती हैं बेटा? यहां पे सर्कुलर होती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटिड नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, आपने स्पर्म या मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखा है? क्या ये सर्कुलर होती हैं? कैसी होती है बेटा? स्पून शेप्ड होती है, प्रॉपर स्पून शेप्ड होती है। अरे चम्मच जानते हो ना? तो जैसा अपना स्पून होता है बेटा, बिल्कुल कैसे होती है? वैसे ही मेल गैमेट होती है। तो क्या आपको ये स्पून नजर आ रहा है कोई? नहीं। अभी ये जो स्पर्मेटिड बनी है बेटा, ये स्पर्मेटिड को अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्म सेल नाम देते हैं। जिसका शेप कैसा होता है बेटा? सर्कुलर शेप होता है। अब ये सर्कुलर सेल है, तो एक चीज बताओ, ये मोटाइल होंगी या इमोटाइल होंगी? इमोटाइल होंगी। और इस इमोटाइल स्पर्मेटिड को अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। और जब अपन स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस नाम देते हैं। इसको क्या नाम दोगे बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मेटिड से अब क्या बनेगी बेटा? स्पर्म बनेगी, या जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेल स्पर्मेटोजोआ नाम देंगे।
ये लो। अब ये जो मेल स्पर्मेटोजोआ है बेटा, इसका प्रॉपर शेप कैसा होगा बेटा? स्पून शेप्ड होगा, जो कि कैसी होगी? मोटाइल होगी। अगर ये स्पर्मेटोजोआ बना तो स्पर्मेटिड से किस में कन्वर्जन कराया आपने? स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? स्पर्मियोजेनेसिस नाम दिया। क्लियर? तो इस स्पर्मेटिड से क्या बनेंगी? स्पर्मेटोजोआ बनेंगी। ये लो, यहां से भी बनेगी स्पर्मेटोजोआ। शेप कैसा होगा बेटा इसका भी? स्पून शेप्ड होगा। इससे भी क्या बनेगी अपनी? स्पर्मेटोजोआ बनेगी। इसका भी शेप कैसा होगा बेटा? स्पून शेप्ड होगा। इससे भी क्या बनेगी अपनी? स्पर्मेटोजोआ, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेल गैमिट नाम देते हैं। ये लो, कुछ क्लियर हुई कहानी? आ जाओ, अब ध्यान से देखो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटोजोआ तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, ये कौन सी फेज होती है बेटा? मैच्योरेशन फेज होती है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है अपनी? मैच्योरेशन फेज ही तो है। क्लियर? आ जाओ, ये तो कहानी हुई बेटा नॉर्मल, अपनी हाइप्लॉइड डिप्लॉइड वाली, खेल खेल के हमने खत्म किया। सुनो, अब एक चीज बताओ, अगर मेल की बात करें तो मेल में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, क्या कुछ इस तरह से होता है बेटा? 22 प्लस XY, यही अरेंजमेंट होता है ना भाई। ये हो गए ये 44 होता है यार। 44 प्लस XY, गिनो 46 हुए कि नहीं भाई? ये अपने 44, 45 और ये क्या हो गया? 46। यही तो अरेंजमेंट होता है मेल के अंदर। और फीमेल होगी तो यहां क्या हो जाएंगे? डबल X हो जाएंगे। क्लियर? तो आ जाओ, अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल की बात करें तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट क्या होगा? 44 प्लस XY होगा। यही तो होगा अरेंजमेंट यहां पे। ये लो, ये क्या होगी? 44 प्लस XY होगी। पक्की बात? तो एक चीज बताओ, अगर ये 44 प्लस XY है तो अपने स्पर्मेटोगोनियम सेल कैसी होंगी? ये भी 44 प्लस XY होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई डिवीजन हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ क्या हुआ? इसका कन्वर्जन हुआ है। अब एक चीज बताओ, अगर ये 44 प्लस XY है तो अपने स्पर्मेटोगोनिया दोनों कैसी होंगी? दोनों के दोनों कैसी होंगी? 44 प्लस XY, क्योंकि कौन सा डिवीजन कराए हो बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। ये है 44 प्लस XY और ये भी कैसा होगा? 44 प्लस XY होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बताओ, ये कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? 44 प्लस XY। लेकिन इसके आगे की पूरी सिनेरियो क्या हो गई बेटा अपनी? अब चेंज हो गई, क्योंकि अब कैसा डिवीजन कराए हो आप? रिडक्शनल डिवीजन। तो एक चीज बताओ, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये वाली है, इसमें क्या होगा क्रोमोसोम? ये होगा 22 प्लस X या Y। वेरी गुड। चलो, हमने कहा ये है अपना 22 प्लस X, तो ये क्या हो जाएगा? 22 प्लस Y हो जाएगा। पक्की बात भाई? दोनों तरफ से डिवीजन होगा ना। तो आ जाओ, अगर ये 22 प्लस XY का केस है तो ये स्पर्मेटिड कैसा होगा? 22 प्लस X। ये कैसा होगा बेटा? 22 प्लस X होगा। ये कैसा होगा? 22 प्लस Y। ये कैसा होगा? 22 प्लस Y होगी। तो अब इसके आगे की प्रोसेस तो आप समझ ही सकते हो। अगर ये 22 प्लस एक्स तो ये भी कैसा होगा? 22 प्लस एक्स होगा। सीधा सीधा अगर ये एक्स वाला सेट जाके फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, चाहे ये स्पर्मेटोजोआ जाए चाहे ये स्पर्मेटोजोआ, तो क्या पैदा होगी? अपनी डॉटर पैदा होगी। और अगर इन दोनों में से कोई सेट जाके फर्टिलाइजेशन कर गए तो क्या पैदा होगा? सन पैदा होगा। कुछ समझ में आया? सेक्स ऑफ बेबी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पापा रिस्पॉन्सिबल है, मम्मी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। क्लियर? आ जाओ, अब ध्यान से देखियो। इतने स्टेप में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।
ये स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल बन चुकी है, उसी को तुम अब मोटाइल कर रहे हो बेटा। हाँ स्पर्मेटो जो है बोलो, स्पर्म बोलो, दोनों एक ही है। अरे यार, ये भी स्पर्म सेल है, ये भी स्पर्म सेल है, ये इमोटाइल सेल है, ये मोटाइल सेल है, बस। तो मैंने बोला ये स्पर्म बन चुकी हैं, यानी स्पर्म की सेल बन चुकी हैं। अब यहां से कुछ नहीं करना है, लेकिन वो मोटाइल नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ा, इसको मोटाइल करना पड़ा। और किसी को कोई डाउट है? बोलो यार, पक्की बात, पूरा समझ में आया? याद रख लोगे? सर कैसे याद करेंगे, ये कोई रटने वाली चीज है क्या? ये सीधा सीधा दिमाग में चलना चाहिए रे, कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोगोनियम में। कब कन्वर्ट होता है? प्यूबर्टी आने के बाद, जब जीएनआरएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अपनी जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होंगी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। अब अगर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेंगी? अपनी दो दो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। एक स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन करेगी और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएंगी? अपनी रिजर्व हो जाएंगी। क्वेश्चन आता है सर क्यों रिजर्व हो जाएंगी? हम नहीं रिजर्व कराना चाहे तो? पहली चीज, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये सारे के सारे प्रोसेस हमारी पिट्यूटरी डिसाइड करती है। तो रिजर्वोयर का काम का मतलब, जब अपने को नॉर्मल गैमेटोजेंसिस की रिक्वायरमेंट है तो एक सेल हमारा सिर्फ डिवाइड करेगा, और अगर कभी धक्का पेल काम शुरू हो गया, ज्यादा गैमेट चाहिए, तो उसके लिए बेटा ये भी डिवाइड करना शुरू कर देती है। ये रिजर्वोयर की तरह काम करती है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो ये भी डिवाइड करने लगेंगे, जिसके वजह से मेल गैमेट ज्यादा बनेगा। क्लियर? एक चीज हमेशा याद रखना, फीमेल में ऐसा केस नहीं होता कभी। फीमेल में एक डिवाइड करती है तो दूसरी क्या होती जाती है? डीजेनरेट होती जाती है बेटा। इसीलिए फीमेल में 50 ईयर आते आते रिप्रोडक्टिव स्टेज खत्म हो जाती है। लेकिन मेल में जिस दिन प्यूबर्टी आएगी और जिस दिन साला मरेगा, तब तक ये पूरी जिंदगी क्या करता रहेगा? गैमेटोजेंसिस करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि एक वो रिजर्व करके फ्यूचर के लिए रखा हुआ है अभी भी। इसीलिए बोलते हैं आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। ये हमेशा याद रखना, समझ गए? अपनी काबिलियत पहचानो बेटा। आ जाओ, सुनो। जब स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी तो एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी बेटा? डिवाइड करना शुरू करेगी, जिसमें क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेंगे। अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाएगा, इसी सेल को अपन क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देंगे। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी बेटा, इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या स्टार्ट होगा? म्योसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगी, जिसको क्या नाम देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। जिससे दो क्या बनेंगी बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इसी के अंदर क्या स्टार्ट होगी? म्योसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होगी, जिससे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनेंगी। स्पर्मेटिड कैसी होती है बेटा? सर्कुलर होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्म सेल नाम देते हैं। और यही स्पर्मेटिड आगे चल के क्या होंगी बेटा? मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे? स्पर्मियोजेनेसिस नाम देंगे। क्लियर? आ जाओ, ये जितनी भी कहानी हुई है, पूरी की पूरी कहानी कहां चल रही है बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में चल रही है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि गैमेटोजेनेसिस अकर्स एट वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो स्पर्मेटोजोआ बना, कहां पे बना बेटा? अकर्स एट वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। आ जाओ, नेक्स्ट लाइन क्या लिखती है बेटा? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। कहानी को समझना, ट्विस्ट है यहां पे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म हेड embedded in Sertoli cells and finally released from seminiferous tubule called permeation.
आ जाओ बेटा कहानी को, अब यहां पे सारी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। याद करो, वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कितने वॉल से हमारी लाइन होती है बेटा? 2 से। एक स्पर्मेटोगोनियम सेल और दूसरी क्या थी? सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम सेल का तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, मैंने क्या बताया था? स्पर्मेटोगोनियम सेल मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी। वहां का फंक्शन आज क्लियर हुआ। आ जाओ, इसके बाद क्या दिया गया था अपना? सुनो, इसके बाद हमने बताया था कि दूसरी हमारी कॉलमनर एपिथेलियम होती है। कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है बेटा? अरे सर्टोली सेल, नर सेल में सेंटेंटिकुलर सेल नाम दिए थे। क्या काम करती हैं ये? मेल स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनियम को क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, क्या बन गया बेटा? हमारा स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब ये स्पर्मेटोजोआ जाके किस में एम्बेडेड होगा बेटा? सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होगा। और सर्टोली सेल्स में क्यों जाके एम्बेडेड करवाया गया? जिससे क्या मिल जाए? इसको न्यूट्रिशन मिल जाए। जैसे ही न्यूट्रिशन मिल जाएगी बेटा, न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? स्पर्मिएशन नाम देते हैं। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद आ रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के किस में जाने लगे? रेटी टेस्टिस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में जाएगी ना, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं स्पर्मिएशन नाम देते हैं। क्लियर? और इसीलिए बेटा हमारी एनसीईआरटी ने, आप देखोगे पेज नंबर 46 का जो सेकंड पैराग्राफ है, वहां पे एक डायग्राम बना रखा है। वो इसी का डायग्राम बना रखे हैं। उस डायग्राम को याद रखना, वो पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे कुछ कहानी समझते हैं बेटा। देखो, अब यहां पे एग्जामिनर तुमको कहां कहां घुमा सकता है। एक होती है प्रोसेस अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मिएशन, एक होती है इजैकुलेशन, और एक होती है इंसेमिनेशन। आ जाओ, अक्सर करके अपन इन पॉइंट में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आ जाओ, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब बताओ आप। बोलो यार। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। वो भी कौन सा गैमीट? मेल गैमिट। ये लो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको नाम देते हैं बेटा? इमोटाइल स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट करना? मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। ये लो बेटा, इमोटाइल स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट करवाएंगे बेटा अपन? बोलो, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। और इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस नाम देंगे। पक्की बात? स्पर्मिएशन की बात करो बेटा, ये क्या होता है? कहां से स्पर्म निकल रहा है बेटा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये लो, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आ जाओ, इन 3 कहानी में एग्जामिनर सबसे ज्यादा तुमको रुलाएगा। पहले तो ये 2 कहानी में रुला सकता है भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब इमोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर। क्लियर? अब ये स्पर्मिएशन, सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल जाए, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? स्पर्मिएशन। लेकिन अगर बेटा मेल बॉडी से स्पर्म निकल जाए, क्या यहां पे मेल बॉडी से निकला था? नहीं, अभी इपिडाइमिस में जा रहा है, तभी नाम दे दिया स्पर्मिएशन। लेकिन लिबरेशन ऑफ स्पर्म कहां से हो जाए बेटा? मेल
बॉडी से हो जाए, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा? इजैकुलेशन। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, मेल बॉडी से स्पर्म निकल के बाहर आ गया, इसको क्या नाम देते हैं? इजैकुलेशन नाम देते हैं। लेकिन लिबरेशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये लो, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? इंसेमिनेशन नाम देते हैं। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो अक्सर करके आपको इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन सेम लगता है बेटा, जरूरी नहीं है हर एक इजैकुलेशन इंसेमिनेशन होगी, ये आप भी जानते हो। इतना तो सीख गए हो रे अब तक में, है ना? जरूरी नहीं है कि हर एक स्पर्म इजैकुलेशन कभी भी इंसेमिनेशन हो, लेकिन क्या हर एक इंसेमिनेशन को इजैकुलेशन नाम दे सकते हैं अपन? जी हां दे सकते हैं। भाई मेल बॉडी से निकल गया है, फीमेल में जाएगा ही जाएगा। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, माहौल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या कहते हो? पता नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कह रहा पता नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया। अबे मैंने कौन सा ट्राई कर रखा है, मैंने भी पढ़ाई रखा है आज तक। आ जाओ, कुछ समझ में आया? पक्का? सर अगर इस चैप्टर में डाउट हो जाए तो फिर बेकार है हमारा आना, वैसे भी हम नहीं आना पसंद करते। एक दो चेहरे में ऐसे दिख रहे हैं जो सिर्फ अगस्त में दिखे थे और वो आज दिख रहे हैं। अब मैंने जिसको कहा वो हालांकि समझ चुका है, तू क्या पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है? कौन है बता, अच्छा खड़े होके बता। पीछे मुड़ के तो देखने लगा ना तू, पता कौन है? हैं? बता सकता है? इस यही कर रहा है वो 11 अगस्त से आज तक, इसीलिए आज तक इसने कभी क्लास नहीं छोड़ा। इसीलिए सर यही तो देखने के लिए हम यहां आते हैं, कुछ तो सुकून मिलती है। हाँ तो इसके लिए यहां इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? गेट पे खड़े हो जाते, गेटमैन बन जाते, कुछ पैसा भी मिलता, सुकून और चीजें देखने को मिल जाती है। अच्छा क्लास करने के बाद भी सुकून मिलता है। जैसे एक आदमी था, उसका मानना था मेरी लाइफ में बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होनी चाहिए। ऊपर वाले ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो लड़का जानते हो क्या बन गया? गर्ल्स कॉलेज की बस का कंडक्टर बन गया। नौकरी भी हो गई, गाड़ी भी हो गई, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हो गई। ऐसा सपना ये भी पाल के रखे हुए हैं। आ जाओ, हैं? क्या नहीं बनना है? विजय माल्या? तुझे लगता है तू बन पाएगा? अब वही वाली बात है, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कह रहा है मुझे विजय माल्या नहीं बनना है, भाई इतना आसान नहीं विजय माल्या बनना। सुनो आ जाओ, ये तो हुई कहानी अपनी नॉर्मल सी वाली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो आपने पढ़ा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे बेटा? बोलो यार। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे कम वक्तों, राइट? और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा बेटा? 4 स्पर्मेटोजोआ। मैं एक चीज गारंटी के साथ बता दूं, जाके किसी का भी क्वेश्चन बैंक खोलना, बस इतने में ही पूरा क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन बैंक खोल लो, कोई भी पीवाईक्यू की बुक खोल लो, पीवाईक्यू में तो ऐसे नहीं मिलेंगे, बाकी जितने आप बुक खरीदते हो मार्केट से, इतने पे ही कम से कम 20 सवाल होंगे मेल गैमेटोजेनेसिस से। उसमें पूछा क्या होगा? ये कौन सी मियोसिस है? मियोसिस फर्स्ट। ये कौन सी है? मियोसिस सेकेंड। एक चीज बताओ, हमने यहां पे पढ़ा बेटा 4 स्पर्मेटोजोआ अपनी 2 मियोसिस से बनी, क्लियर है? एक चीज बताओ, अगर 8 स्पर्मेटोजोआ बनाना हो तो कितनी मियोसिस चाहिए? कितनी मियोसिस चाहिए? 4। शाबाश। ये कितनी मियोसिस है थोड़ा ध्यान से देखो तो। अबे ये एक मियोसिस है,
ये कितनी मियोसिस है? एक मियोसिस अभी हुई है। अरे 4 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए एक मियोसिस चाहिए, तो 8 के लिए 2, 100 के लिए 25, वो कह रहा है 50। अबे देखा, हो गए यहीं से कंफ्यूज होना शुरू के लिए, कह रहा है 50। अबे 1 से 4 तो 100 के लिए 25 ही तो चाहिए। मैंने बताया इतने पे ही कम से कम 20 क्वेश्चन तुमको मिलेगा, राइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है, तो बताइए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? तो बनेंगे, बस इतने में ही सारा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, राइट। नीट वाला इतने हल्के में नहीं लेगा तुमको, नीट वाला यहां से तुमको घुमाएगा, क्लियर। लेकिन वो भी कभी कभी लोड नहीं लेना चाहेगा, तो इतने से ही क्वेश्चन करवा देगा तुम्हारा। क्लियर हुआ पूरा? आ जाओ, नेक्स्ट कहानी आएगी अपनी हार्मोनल बैलेंस। आ जाओ, हार्मोनल बैलेंस की कहानी समझते हैं। ये जो गैमेटोजेनेसिस हुई उसमें हार्मोन का क्या रोल है बेटा, राइट। चलो, सबसे पहले अपनी कहानी शुरू होगी हाइपोथैलेमस की। इसी को क्या नाम देते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। ये किसको स्टिमुलेशन देता है? आंटी जी की पिट्यूटरी को, जिसको अपन नाम देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पक्की बात। एक चीज बताओ, ये कौन सा हार्मोन है जो इसको स्टिमुलेट करेगा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करती है बेटा, इसके वजह से कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं? 2 हार्मोन। एक सिक्रीट होता है अपना LH, और दूसरा कौन सा सिक्रीट होता है? FSH। ये अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, यहां तो सिर्फ उसको रिलेट करना है। अब एक चीज बताओ, जो LH हार्मोन है, दूसरा नाम इसको क्या नाम देते हो? ICSH। क्यों? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि याद करो, ये LH कौन सी सेल पे जाके काम करती है बेटा? लीडिंग सेल पे काम करती है। अरे बोलो रे। और लीडिंग सेल कहां प्रेजेंट होता है बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। याद आ रहा है? आउटर सरफेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंटेन लीडिंग सेल्स एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, जिसको मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस सेल नाम दिए थे। याद करो, बचपन के दिन पढ़े थे ऐसी कोई चीज। अबे जब टेस्ट पढ़ रहे थे, आधे लोग टेस्ट कब पढ़ाया था बे? है? आ जाओ, ये लीडिंग सेल पे काम करता है। तो FSH कहां काम करता है बेटा? सर्टोली सेल पे काम करता है। आ जाओ, इनका क्या फंक्शन होगा, इस चीज को अपन आराम से समझते हैं। देखो, लीडिंग सेल का काम क्या होता है, बता सकता है कोई? अरे लीडिंग सेल से हार्मोन सिक्रीट होता है, कम वक्त हो, ये पढ़ के आए हो तुम, राइट। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा यहां से? एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा कि नहीं? और मेल के अंदर जो मेजर एंड्रोजन होता है उसको क्या नाम देते हैं? टेस्टोस्टेरोन नाम देते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करवाएगा? अपना LH करवाएगा। क्लियर। अब एक चीज बताओ, इस टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है अपनी बॉडी में? अपनी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इन सभी का डेवलपमेंट कौन करवाता है? LH हार्मोन करवाता है। प्यूबर्टी आई, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई, सारे कैरेक्टर दिखना शुरू हो गए बेटा। अपना जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये कौन करवाएगा? अपना टेस्टोस्टेरोन करवाएगा। अरे एक चीज बताओ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने का मतलब मेल की जो वॉइस की पिच है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, फटी बांस जैसी आवाज आएगी, राइट। लेकिन जब प्यूबर्टी नहीं आती, देखना बच्चा कितना क्यूट आवाज लगता है। प्यूबर्टी आते ही फटी बांस जैसी आवाज होती है। जैसे जैसे प्यूबर्टी और आगे बढ़ती जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज बढ़ने लगती है, और फटी बांस जैसी आवाज होने लगती है। तुम्हारे सामने एग्जांपल मेरा सुन लो। सर आपका तो प्यूबर्टी चरम पे चल रहा है, 12 पड़ा है। आ जाओ, देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर हमारे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएंगे, इन सभी का डेवलपमेंट कौन करवाएगी बेटा? बोलो यार।
टेस्टोस्टेरोन कराएगी या एंड्रोजन कराएगी, राइट। इसके आगे की सारी कहानी मैंने पढ़ा रखी है पहले भी, और जो आपको नोट्स मिली उसमें पूरा वही चीज फिर से रिपीट किया गया है। क्लियर है? आ जाओ, इसने इतना काम कर दिया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट याद करो। हार्मोन के बारे में मैंने क्या बताया था, ना तो कोई हार्मोन अपने को ज्यादा चाहिए, ना तो कोई भी हार्मोन कम चाहिए। हमेशा कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सीक्रेट हुआ, बस एकदम बल्ले बल्ले लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर बेटा ये जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन हो गया, अगर ये क्या हो गई, जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन हो गई, तो ये क्या करेंगे बेटा, तुरंत का तुरंत मैसेज देंगे किसको, अपने हाइपोथैलेमस को। और किसको मैसेज देंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को तुरंत मैसेज देंगे, एक काम करो, जीएनआरएच रोकना शुरू करो, एलएच रोकना शुरू करो, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है और मत दो, नहीं तो बंदा बर्बाद हो जाएगा, वैसे भी कहीं का नहीं बचा हुआ है। और इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, निगेटिव फीडबैक नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं बेटा, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ाना या रोकना, रोकना है। जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अगर हमारी बॉडी में हो गई, तो यही टेस्टोस्टेरोन किसको मैसेज देगी, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देगी कि बस जितना जल्दी हो सके जीएनआरएच रोक दो। अगर जीएनआरएच रुक गई तो एक चीज बताओ, एलएच और एफएसएच रुकेगी कि नहीं रुकेगी, 100% रुकेगी। क्लियर है? आ जाओ, ये तो इसकी कहानी होती है। इनकी कहानी शुरू करते हैं। जो सर्टोली सेल होती है ना, सर्टोली सेल से कई सारी चीजें सीक्रेट होती हैं। अब कौन कौन सी चीजें, आ जाओ। एक तो यहां से सीक्रेट होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम देते हैं बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करेगी, ये जो पूरा का पूरा टेस्टोस्टेरोन है बेटा, ये यहां से टेस्टोस्टेरोन लेगी और इनको क्या करेगी, एक जगह ले आके क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। इसको नाम देते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहां पे क्या करेगी बेटा, टेस्टोस्टेरोन को सबको ले आके क्या करेगी, एक जगह पे इकट्ठा करवाएगी। और टेस्टोस्टेरोन अगर एक्यूमुलेट हुए तो इसके वजह से ये क्या करवाएंगे बेटा, यही आगे चल के अपने अंदर क्या प्रमोट करेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे। ये क्या प्रमोट करवाएंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और टेस्टोस्टेरोन अगर ठीक ठाक है तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्या होगी बेटा, अपनी ठीक ठाक होगी। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होगी। ऐसे ज्यादा मत लिखो, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको, राइट। ये क्या करेंगे बेटा, प्रमोट करेंगे किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल से आई, वो टेस्टोस्टेरोन को लेकर इकट्ठा करेगी एक जगह, जो क्या करवाएंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगी। इतना ही नहीं, यहां से बेटा कुछ हमारे फैक्टर भी रिलीज होते हैं, जिसको हमारी एनसीईआरटी कहती है सर्टोली सेल रिलीज सम फैक्टर। यहां से क्या रिलीज करेगी बेटा, कुछ फैक्टर रिलीज करेगी, जो कि किसको प्रमोट करते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस को। ये लो, किसको प्रमोट करेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस को। अब एक चीज बताओ, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे हो तो स्पर्मियोजेनेसिस भी तो धड़ाधड़ होनी चाहिए। नहीं तो स्पर्मेटिक तुम बना के 1 करोड़ रख लो, 10 करोड़, एक बोरा भर के रख लो, एक ट्रक भर के रख लो, किसी काम आएगी क्या, किसी काम में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक वो मोटाइल नहीं है बेटा, ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं अपनी लाइफ में। क्लियर है? आ जाओ, इतनी कहानी नहीं सर, स्पर्मेटोजेनेसिस कितनी होनी चाहिए, सीधा सीधा, ना तो ज्यादा ना तो कम, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस तेल के हो रही बड़े अच्छे से, ये लो, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गई बेटा, भर के हो गई, मतलब जितना नहीं चाहिए था उतना भी हो गई। इफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीजेस, ये ले बेटा, जरूरत से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगी तो कोई बात नहीं बेटा, अब यही सर्टोली सेल्स जो है यहां से एक नया हार्मोन सिक्रीट करेगी, जिसको क्या नाम देंगे अपन, इनहिबिन हार्मोन नाम देंगे। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनहिबिन।
क्या करेगा बेटा, इनहिबिट करेगा। बस यही क्या करेंगे बेटा, सीधा किसको मैसेज देंगे, अपने हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। और क्या मैसेज देंगे, जितना जल्दी हो सके जीएनआरएच का सिक्रीशन रोक दो, और अगर जीएनआरएच नहीं रोक पा रहे हो तो एफएसएच रोक दो। बोलो, जीएनआरएच रोक दिए तब तो एलएच और आईसी एफएसएच दोनों कम हो जाएंगे, लेकिन इसका टारगेट होता है कोई बात नहीं, आप टेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, एफएसएच को कम कर दो, अपने आप स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर। तो ये क्या करेंगे बेटा, इनको क्या देंगे, निगेटिव फीडबैक देते हैं। देखो अगर ये बेटा सिक्रीशन बढ़ा देती तो इसको क्या नाम देते हैं अपन, पॉजिटिव फीडबैक देते, लेकिन ये सिक्रीशन को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, इसको अपन क्या नाम देते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नाम देते हैं। कुछ क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहां तक, पक्का। अब इतनी कहानी हमारे एनसीईआरटी ने कुछ यहां लिख रखी है, बाकी ये लिख रखा था कहां पे, अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और मैंने बताया भी था कि जब अपन फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब जानेंगे कौन कैसे काम करता है। क्लियर है पूरी कहानी। चलो कितना टाइम हो गया, 15-20 मिनट रुकोगे, नहीं रुकोगे, कितने लोग नहीं रुक पाएंगे, पहले कितने लोग नहीं रुक पाएंगे वो तो बताएं। बस यही तो चाहिए था, इसी को कहते हैं खौफ। खौफ नहीं, इसी चैप्टर को नाम देते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यही अभी एनिमल किंगडम होता ना, 50 हाथ उठे होते, नहीं 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 छोड़ छोड़ छोड़, हम जा रहे हैं, है ना, ये देखो इसको अलग ही मजा आ रहा है, सर ये तो पता ही नहीं था हमारे अंदर चल रहा है, अब पता चला, आ जाओ। देखो गैमेटोजेनेसिस करवा दियो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गैमीट दिखता कैसा है ये तो जान लो। आ जाओ, नेक्स्ट आएगा बेटा मेल गैमीट, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा ये, राइट। आ जाओ कहानी शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। कैसा लग रहा है डायग्राम, देखे हो कभी, नहीं देखे हो, चलो आज देख ले हो। आ जाओ, ये बेटा प्यारा सा स्पर्म जिसको नाम देते हैं मेल गैमेट। आ जाओ कहानी शुरू करते हैं बेटा। देखो जो मेल गैमेट होती है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कैसा होता है बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ये मत समझना सर मेल गैमेट इतना बड़ा होता है तो जाता कैसे होगा हर जगह, राइट, ऐसा मत सोचना, राइट। सुनो देखो ये जो मेल गैमेट है बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे, मतलब आप देख भी नहीं सकते। जिनको अपन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक चीज क्लियर हो गया सर, हमारी आंखें किसी माइक्रोस्कोप से कम नहीं है। मेल गैमेट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस आंखें माइक्रोस्कोप है बेटा। आ जाओ, सबसे पहले जब अपन मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट पूरी की पूरी मेल गैमेट एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। तो क्या नाम देंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। अब ये जो मेल गैमेट होती है बेटा, मेल गैमेट डिवाइडेड होती है कितने पार्ट में बेटा, 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होती है। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक इसमें आपको देखने को मिलेगा हेड, एक देखने को मिलेगा नेक, एक क्या देखने को मिलेगी मिडिल पीस, और एक देखने को मिलेगा आपको टेल देखने को मिलेगा। इतने स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
हो सकता है कुछ कुछ बुक वाले बेटा क्या करते हैं, नेक को हटा देते हैं। कोई बात नहीं, नेक अगर हटा भी दिया तब भी कितने स्ट्रक्चर नजर आएंगे, 3। कौन कौन से, हेड, मिडिल पीस और टेल। आ जाओ कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा हेड से अपनी। सबसे पहले ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, हेड नाम देते हैं। हेड के बाद ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इतना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, नेक नाम देते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर कुछ कुछ बुक वाले इसको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा पोर्शन नजर आ रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मिडिल पीस नाम देते हैं। और इस मिडिल पीस के बाद जो सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर पूरा नजर आ रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं, टेल नाम देते हैं बेटा। क्लियर। आ जाओ कहानी शुरू करते हैं अपने हेड से। देखो जब अपने हेड की आप बात करते हैं तो इस हेड में दो दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। अब दो कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, आ जाओ इसको समझते हैं अपन। देखो हेड के पास क्या होती है बेटा, एक होती है एंटीरियर पोर्शन और एक होती है पोस्टीरियर पोर्शन। अब ये वाला जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये देखो कैसा नजर आ रहा है बेटा, बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड में, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एक्रोसोम नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, एक्रोसोम। बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम भरी होती है बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम नाम देते हैं। इस एंजाइम को अपन क्या नाम देंगे बेटा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम नाम देंगे। ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम होती है इसका काम होता है बेटा, ये पेनिट्रेट करता है किसको, एग को। या फिर ये कह सकते हो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन करवाता है बेटा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम कराता है। सबसे पहले एक्रोसोम की बात करो, मैंने बताया स्पर्म का जो हेड होगा इसमें जो एंटीरियर पार्ट होगी, इस एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा, एक यहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड है जिसको आपने नाम दिया एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होती है ना, जो स्पर्मेटिड होती है बेटा, उसकी गोल्जी बॉडी से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या नाम देते हो आप, एक्रोसोम। अभी अभी आप स्पर्मेटिड पढ़ के आए हो, बोलो यार स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट कराया था, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, स्पर्मियोजेनेसिस नाम दिया था। तो जो स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी होती है बेटा, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्रोसोम नाम देते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको क्या नाम देते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। आपने पढ़ा होगा कि जो ओवम होती है बेटा, यहां पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको जान लेते हैं जोना पिलुसिडा लेयर। इस जोना पिलुसिडा लेयर को क्रॉस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसी को क्या नाम देते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो ये एग को पेनिट्रेट करता है, या ये कह सकते हो ओवम को फर्टिलाइज करता है। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन। याद करो पैराथायरॉयड हार्मोन, याद आ रहा है, कैल्शियम आयन एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी। याद करो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में कैल्शियम चाहिए, कुछ याद आ रहा है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो स्पर्म का ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर। ये तो हुई बेटा एंटीरियर पार्ट। अब इस एंटीरियर पार्ट के थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे बेटा, तो इसके बाद जो पार्ट आएगी उसको अपन क्या नाम देंगे, पोस्टीरियर पार्ट नाम देंगे। और इस पोस्टीरियर पार्ट के पास यहां पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी कैसी होती है बेटा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होती है। अब एक चीज बताओ, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है तो एक चीज बताओ, मेल गैमेट हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है। तो न्यूक्लियस भी अपनी कैसी होगी बेटा, हैप्लॉयड होगी। और आपने पढ़ रखा है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये लो, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। और डीएनए बोले, जेनेटिक मटेरियल बोले, या क्रोमोसोम बोले, सब तो एक ही है यहां पे। क्लियर। आ जाओ, अब ये जो पूरा का पूरा ऊपर का आपने पार्ट देखा, इसको क्या नाम दिया था, एंटीरियर पार्ट। और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं, पोस्टीरियर पार्ट नाम देते हैं।
तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या मिला आपको? इलोंगेटेड न्यूक्लियस मिला, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद थोड़ा सा चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। अब देखो, ये जो छोटा सा रीजन आपको नजर आ रहा है, इतना सा रीजन, इसको क्या नाम देते हैं बेटा? नेक रीजन नाम देते हैं। यही तो नाम देते हो ना। ये जो नेक रीजन होती है बेटा, इस नेक रीजन में, अब एक चीज बताओ, नेक किसके किसके बीच में आपको प्रेजेंट नजर आ रही है? हेड और मिडिल पीस के बीच में बिल्कुल जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या नाम देते हैं? नेक नाम देते हैं। इस नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? दो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं। एक सेंट्रियोल होती है ऊपर की तरफ, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नाम देते हैं। और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होती है बेटा, किस में हेल्प करती है? ये क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी? थोड़ा देर इंतजार कीजिए, जब फीमेल oogenesis आएगा वहां जानेंगे। बस एक चीज याद रखिए, जो फीमेल की सेकेंडरी oocyte होती है, उसमें क्या होता है बेटा? कभी भी वहां पे सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता। अब एक चीज बताओ, अगर किसी सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं है तो क्या उसका सेल डिवीजन हो पाएगा? नहीं। ये वही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है बेटा, जो जाके फीमेल की सेकेंडरी oocyte में मियोसिस डिवीजन करवाएगा। क्लियर है? इसको अपन नाम देते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसके बाद नीचे की तरफ एक और सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल नाम देते हैं। और ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं बेटा, कहां प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होती है, ये क्या करती है? फॉर्म करती है बेटा एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल। अब ये क्या होता है एक्सियल फिलामेंट? आ जाओ समझते हैं इसके बारे में। टेल की पूरी जो एक्सियल फिलामेंट होती है, वो कौन बनाती है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल बनाती है। आ जाओ एक्सियल फिलामेंट को समझते हैं। ये यहां पे बेटा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसी को क्या नाम देते हैं? एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट इसलिए नाम दिया बेटा, पूरी की पूरी सेंटर एक्सिस से होते हुए ये फिलामेंट पास होती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? एक्सियल फिलामेंट नाम देते हैं। और इस एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? अपनी डिस्टल सेंट्रियोल कराती है। क्लियर है बात? अब सुनो, नेक के बाद कहां पहुंचते हैं अपन? मिडिल पीस में पहुंचते हैं। और जब मिडिल पीस में पहुंचोगे बेटा, ये जो मिडिल पीस होती है, इसी को नाम देते हैं बेटा एनर्जी चैम्बर फॉर स्पर्म। मेल गैमिट की जो एनर्जी चैम्बर होती है, जिसको किसको नाम देते हैं बेटा? मिडिल पीस को नाम देते हैं। और इस मिडिल पीस में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकांड्रिया होती हैं। और यहां पे जो स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया होती है बेटा, ये एक दो नहीं होती हैं, बल्क में प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा क्लस्टर्स ऑफ स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया। ये एक माइटोकांड्रिया नहीं होती बेटा, बल्क में प्रेजेंट होती हैं। ये लो, ये क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लस्टर्स ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकांड्रिया। और ये जो स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया होती है बेटा, इसको अपन एक नाम देते हैं निबेनकर्न शीथ। क्यों नाम देते हैं निबेनकर्न शीथ? देखो, इस स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा, वो कौन थे? हमारे निबेनकर्न थे। इसीलिए इस स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया को क्या नाम दिया गया? निबेनकर्न शीथ नाम दिया गया। क्लियर है? अब ये जो बेटा पूरी की पूरी मिडिल पीस है, इसी को नाम देते हैं एनर्जी चैम्बर। अरे माइटोकांड्रिया का क्या काम होता है बेटा? एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो ये जो स्पर्म का मूवमेंट होगा बेटा, वो एनर्जी स्पर्म के मूवमेंट के लिए कौन प्रोवाइड करेगी बेटा? स्पाइरली अरेंज माइटोकांड्रिया कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा, इस पार्ट को पूरा का पूरा क्या नाम देते हो बेटा? टेल नाम देते हैं। और स्पर्म का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बेटा, वो कौन होता है? टेल होता है। स्पर्म का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है बेटा? टेल होता है। और यही टेल किस में हेल्प करता है बेटा? मूवमेंट में हेल्प करता है।
किस में हेल्प करेगा बेटा? मूवमेंट में। स्पर्म की जो मूवमेंट होती है, एक चीज बताओ बेटा, कैसी मूवमेंट होती है? आप बता सकते हो क्या? स्पर्म की जो मूवमेंट होती है कैसी होती है? फ्लैजलर मूवमेंट होती है। और ये फ्लैजलर मूवमेंट किसकी वजह से होती है बेटा? स्पर्म के टेल की वजह से होती है। पूरी की पूरी स्पर्म जो मूवमेंट कर रही है, उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? अपनी स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन मूवमेंट में हेल्प कौन कर रही है बेटा? जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म होती है, इसको क्या नाम देते हैं? टेल नाम देते हैं। ये जो टेल होती है कैसा मूवमेंट शो करती है बेटा? फ्लैजलर मूवमेंट। और पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में फ्लैजलर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सेल शो करती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेल गैमेट नाम देते हैं। इसके अलावा पूरे मेल बॉडी में कोई भी सेल फ्लैजलर मूवमेंट शो नहीं करती। अब जहां पे एनसीईआरटी में अपने 48 पेज नंबर पे जहां ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, उसी के बाद यहां पे लिखा गया है बेटा, फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन स्पर्म शुड हैव नॉर्मल, सॉरी हमारे लिखा गया है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% शो विगरस मोटिलिटी। ये कहानी मैं आपको जब सीमेन पढ़ाया था वहीं पे बता दिया था। क्लियर? पूरा का पूरा मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट क्या हो गई? फिनिश। आ जाओ इसके लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस।